नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का राजवंश अपना। तो उसके अंदर जो हमने कल पढ़ा था वो उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा जो राज तिलक और राज चिन्हों के बारे में पढ़ा। राज चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था कि जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार, अर्थात जो राज चिन्ह के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार। और दूसरी तरफ एक तो महाराणा का फोटो है, और उसके साथ महाराणा के साथ साथ किसका, पूंजा जी भील का फोटो है। किसका है? पूंजा जी भील का फोटो है। ठीक है, ये बात हमने की थी। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड ने इनकी उत्पत्ति क्षेत्र बताया था, कर्नल जेम्स टोड ने एक तो विदेशी संतान बताया था, और दूसरा क्या बताया था, इन्होंने दूसरा बताया था जिसके अंदर श्यामल दास ने भी इनका समर्थन किया था। किसने दिया? श्यामल दास ने इनका समर्थन किया था, जिसमें इन्होंने बताया था किसकी संतान, वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान बताया था। ठीक है, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा ने किसकी संतान बताया था इन्हें? ब्राह्मणों की संतान बताया था, ब्राह्मणों की संतान। और इनका साथ या समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भंडारकर ने। ठीक है, DR भंडारकर। ठीक है, यहां तक की जैसी समझ में आ गई। यानी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बता दी, विदेशियों ने विदेशियों से उत्पत्ति बता दी, लेकिन जो इसका दूसरा कथन था वल्लभी के शिलादित्य की संतान, इसमें इनका श्यामलदास ने समर्थन किया था। इसके अलावा अबुल फजल ने किसके अंदर कहा था? अकबरनामा के अंदर। अबुल फजल ने अकबरनामा के अंदर क्या बताया था कि ईरान के शासक आदिल नौशेरवा की संतान, किसकी संतान? आदिल नौशेरवा की या नौशेखा, एक ही बात है, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आपको ध्यान में एक रख लोगे, दूसरा अपने आप ध्यान में रह जाएगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, वही अपनी जो हिंदी शुद्ध वर्तनी वाली बात है कि आदिल नौशेरवा। अब देखिए बात कैसी है कि ये साथ में आप पढ़ लोगे तो ये खा हो जाएगा, यानी नौ शेखा, और इसको आप अलग अलग पढ़ लोगे तो ये नो शेरवा हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ये हमने बात की थी उत्पत्ति के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो इनका राज तिलक करते थे वो कौन करते थे? उंदरी गांव के भील थे, ठीक है, उंदरी गांव के कौन थे? भील। यहां तक कि हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो शिलादित्य ये जो अपने जो वर्तमान में मेवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है, जो जिसमें मान लो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये उदयपुर, ये जो क्षेत्र था वो उस समय क्या कहलाता था? एक प्रकार से शिवी जनपद। क्या? शिवी जनपद, या इसे ही वहां का भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता? परागवाट। यहां पर उस समय जो एक मान लो किसी जागीरी के रूप में जो क्षेत्र हुआ करता था, वहां के शासक हुआ करते थे अपने शिलादित्य। कौन हुआ करते थे? शिलादित्य। और इनकी पत्नी का नाम था क्या? पुष्पावती। क्या नाम? पुष्पावती। ये बात हमने पहले भी कर ली थी, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है वो किसने? किसी ब्राह्मण ने ही बता दी। जैसे मान लो गोपीनाथ शर्मा हो गए, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखना, जिसे आगाटपुर या आठपुर शिलालेख कहते हैं, आठपुर शिलालेख, जिससे हमने जो अपने गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने जिसकी जानकारी से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई, वो आठपुर शिलालेख 977 ईस्वी का है। कब का है? 977 ईस्वी का। ये आपको ध्यान रखना है। कब का है? 977 ईस्वी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जिसके अंदर जो अपने गुहिल वंश की उत्पत्ति बताई गई है वो किससे बताई गई है? ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो अपने प्रथम शासक, जो या यूं कहे कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसने की थी गुहादित्य। तो गुहादित्य के माता पिता की हम बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो शिलादित्य थे, शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती। ठीक है, शिलादित्य की पत्नी कौन थी? पुष्पावती। असल में हुआ क्या कि जो शिलादित्य ये अपने आसपास के क्षेत्रों को विजिट कर चुके थे। जो ईडर का क्षेत्र था वर्तमान में, वो जो गुजरात में आता है, उस क्षेत्र को विजिट कर सके थे। और जो आसपास का क्षेत्र, जो सोमनाथ के आसपास का क्षेत्र है, जो 1001 से लेके 1025 तक, जिस पर
मोहम्मद गजनवी ने 17 से लेकर 18 आक्रमण किए थे। उसके आसपास का सारा क्षेत्र कौन जीत चुके थे? शिलादित्य। शिलादित्य जीत चुके थे। अब एक बात को थाने भी पता हो कि जको बंदो जीत सी बिगा दुश्मन भी थाने बेरो है, बड़ा बड़ा उसी छोटा छोटा दुश्मन भी कोनी हुए। तो असल में हुआ क्यों, जैसे ही शिलादित्य ने, एक सेकंड जरा, चलिए ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ कि शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती गर्भवती हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई? गर्भ से हो गई थी। तो इनके गर्भ में बच्चा था, इस कारण वो अंबिका माता, जो उस समय सिरोही के अंदर, कहां पर? सिरोही के अंदर अंबा माता का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्षेत्र था, तो यहां पर इनका जो अधिकार था, तो पुष्पावती यहां से चली गई सिरोही, किस लिए? अंबा माता के मंदिर दर्शन करने। ठीक है, अंबा माता के मंदिर दर्शन करने चली गई थी। ये गर्भवती थी, तो ये गर्भ से थी, तो चली गई थी कहां पर? सिरोही। पीछे से जो शिलादित्य है, इन पर आक्रमण कर दिया। किसने? मलेच्छों ने। मलेच्छों का आक्रमण, मलेच्छों का आक्रमण हो गया और शिलादित्य को मार दिया गया। किसको मार दिया गया? शिलादित्य को मार दिया गया। तो इनमें से कुछ सैनिक बचे थे, वो कहां चले गए? वो गए सिरोही, और किसको बताने? पुष्पावती को, कि आपके पति को मार दिया गया है और आप कुछ दिन के लिए यहीं पर ठहर जाइए। किसको कहा? पुष्पावती को कहा कि आप जहां पर हो अभी सिरोही में, आप यहीं पर ठहर जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो सती होना है अपने पति के पीछे। तब क्या हुआ कि ये आ रही थी वापस, कहां पर आ रही थी? इडर राज्य, जो यहां पर, जहां पर इनका अधिकार था, यहां पर आ रही थी। तो बीच में ही एक महिला मिली जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। कमलावती मिली। इनको इस बात का पता चला कि ये सती होने जा रही है और ये गर्भ से है। तो उन्होंने समझाया, पुष्पावती को उन्होंने समझाया कि आप एक पत्नी धर्म तो निभा लेंगी, लेकिन एक जो माता का कर्तव्य है, जो माता की संवेदनशीलता है, वो आप कैसे निभा पाएगी? आपके पेट में बच्चा है और आप मान लो सती हो जाओगी। कौन हो जाएगी? पुष्पावती। अगर आप सती हो जाओगी तो पति वाला धर्म तो निभा लिया आपने, लेकिन जो एक माता का धर्म है वो आप नहीं निभा पाओगी। तो पुष्पावती ने पूछा कमलावती से कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तब कमलावती ने बताया कि आप बच्चे को जन्म दे, जो बच्चा है आपके पेट में, आप उससे जन्म दे और उसके बाद अपने पति के लिए सती हो जाए, तो आपके दोनों धर्म निभ जाएंगे। आपका बच्चा भी सुरक्षित बच जाएगा और जो आपके पति के पीछे आपका सतीत्व धर्म है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो इसने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे छिपना होगा, कहीं पर रुकना होगा, क्योंकि नहीं तो मल्लेच्छों के जो सैनिक है वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। कि ठीक है चलो चलते हैं। तो इन्होंने जो वर्तमान उदयपुर है, उदयपुर, इसके अंदर एक गुफा थी। उदयपुर के अंदर ये गुफा हुआ करती थी, जो गुफा का नाम था मलिया। एक मलिया ऐसे आता है और एक मलिया ऐसे आता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना। ठीक है, तो पुष्पावती को कमलावती कहां पर लेके आ गई? मलिया की गुफा में लेके आ गई। मलिया की गुफा में। अब क्वेश्चन ये आता है, मलिया की गुफा में किस मेवाड़ी शासक का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा, इसी मलिया की गुफा में पुष्पावती से जन्म हुआ गुहादित्य का। गुहादित्य का जन्म हुआ। ठीक है, गुहादित्य का जन्म हुआ किससे? पुष्पावती से। लेकिन क्या हुआ कि पुष्पावती गुहादित्य को जन्म देने के बाद इन्होंने बच्चे को किसे सौंप दिया? कमलावती को। ठीक है, तो गुहादित्य के माता पिता का नाम क्या था? शिलादित्य, और माता का नाम पुष्पावती। ठीक है, और इसका जो पालन पोषण किया, ध्यान रखिएगा, माता पिता का नाम हो गया शिलादित्य और पुष्पावती, जबकि इसका जो पालन पोषण किया वो किसने किया? कमलावती ने। ठीक है, तो कमलावती ने पालन पोषण किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, लगभग ये 16-17 साल का था
16-17 साल का था, उसी समय बिलो के अंदर, जो मान लो ये बिलो के अंदर ही रहते थे, तो बिलो के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा था, ऐसे ही मान लो खेला जा रहा था, गेम खेले जा रहे थे, उसी में किसी बात को लेकर इनकी जो बिलो के बच्चे थे उनके साथ कोई आपसी मनमुटाव हो गया और इनका झगड़ा हो गया। तो इसी मनमुटाव के चलते उन्होंने किसने, जो बिलो के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि तेरे पिता कौन है, तेरी माता कौन है। तब इस बच्चे ने वापस आके कमलावती से पूछा कि माता ये ऐसा कह रहे हैं, आखिर मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तब इसने बताया कि तू एक राजघराने का बच्चा है। किसका है? राजघराने का बच्चा है। गुहादित्य ने कहा राजघराने का बच्चा है। और गुहादित्य का नाम गुहादित्य क्यों पड़ा था? क्योंकि गुहादित्य कहां पे जन्म लिया था? गुहादित्य ने गुफा के अंदर जन्म लिया था। ठीक है, गुफा के अंदर जन्म लेने के कारण अपने गुहादित्य का नाम गुहादित्य पड़ा था। ठीक है, इसके बाद इसने जब ये बात पता चली तो आसपास के क्षेत्रों को विजिट करते हुए जो अपने मेवाड़ का जो प्रागवाड़ क्षेत्र है, ठीक है, मेदपाट क्यों? मेरों की सहायता से और भीलों की सहायता से जो यहाँ का क्षेत्र है वो जीत लिया। ठीक है, और ये विजिट कब किया? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में तो गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना, ठीक है, इसका नाम गुहादित्य या फिर इसका दूसरा नाम पड़ता है गुहिलादित्य। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके दो नाम मिलते हैं हमें, गुहिलादित्य या गुहादित्य। तो 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिलादित्य ने। गुहिलादित्य या दूसरा नाम इनका मिलता है गुहादित्य। तो ये आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी बातें थी। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ वो ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गुहादित्य या गुहिलादित्य ने। कब की थी? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में की थी। इनकी माता का नाम क्या था? पुष्पावती। पिता का नाम कौन था? शीलादित्य। ठीक है, पालन पोषण करने वाली कौन थी? कमलावती। थोड़ा सा जुकाम है, आप एडजस्ट कर लिए, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप कभी कर लीजिएगा। तो 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। इनका राज्याभिषेक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्याभिषेक किसने किया था? तो एक उस समय का भील सरदार था, उसने इनका राज्याभिषेक किया था। अपने जो अंगूठे को चीर कर इनका राज्याभिषेक किया गया था और उस भील सरदार का नाम था मंडलीफ। क्या नाम था? मंडलीफ, जिन्होंने इसका राज्याभिषेक किया था। किसका राज्याभिषेक किया था? गुहादित्य का राज्याभिषेक मंडलीफ भील ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये मंडलीफ भील ने इनका राज्याभिषेक किया था। यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी है, यानी हमने वो पहला दौर पार कर लिया है जहां से इनकी उत्पत्ति और उसके बाद में मेवाड़ वंश में जो गुहिल वंश की स्थापना हुई है उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, इसके बाद में कुछ छोटे मोटे शासक आते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद महेंद्र सेकंड का पुत्र हुआ कौन? कालभोज। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे कालभोज के बारे में, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते आगे कालभोज, या इसे बप्पा रावल भी कहा जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपने राज प्रशस्ति पढ़ा होगा। राज प्रशस्ति लिखी गई थी राज सिंह के टाइम, और राज सिंह का टाइम कब था आपको पता होगा। राज सिंह का टाइम था 1652 से लेके 1680 के आसपास तक का उनका समय था। ठीक है, तो उनके समय में लिखी गई थी राज प्रशस्ति, जिसके अंदर बताया गया है कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने आक्रमण कर दिया था। किस पर? चित्तौड़गढ़। उस समय तक चित्तौड़ में नहीं थे,
कहां पर थे? नागदा में थे। ठीक है, कहां पर थे? नागदा में। तो याद रखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल, बप्पा रावल या इन्हें कहा जाता है कालभोज। ठीक है, बप्पा रावल। पिता का नाम क्या है इन्हें? महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सेकंड। ठीक है, तो सर्वप्रथम बताया जाता है कि इन्होंने 734 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ पर आक्रमण करके और मानमौर्य जो मौर्य शासक था उनको हरा दिया। ठीक है, किनको? 734 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और किससे पराजित कर दिया? मानमौर्य को। ठीक है, याद रखना ये बात, मानमौर्य को पराजित कर दिया। ठीक है, तो 734 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और मानमौर्य को हरा दिया। लेकिन इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है राज प्रशस्ति से, इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें। अब आप पूछोगे सर ये राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, जो राज प्रशस्ति लिखी गई थी वो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर मानमौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को स्टेब्लिश किया, यानी स्थापना कर दी। कहां पर? राजधानी की स्थापना कर दी नागदा में। और राजधानी को, वैसे तो राजधानी पहले भी बनाई जा चुकी थी गुहादित्य के द्वारा, लेकिन वास्तविक रूप से जो राजधानी बनाई वो किसने बनाया? बप्पा रावल या कालभोज ने। राजधानी किसको बनाया बताइए? नागदा को। किसको बनाया? नागदा को राजधानी बनाया। और एक चीज और आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल वंश की स्थापना, तो गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने, गुहादित्य। दूसरा क्वेश्चन आता है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। तो यह बात आप याद रखिएगा, जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को, बप्पा रावल को। इसके बाद यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। 734 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण कर मानमौर्य को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें मिलती है राज प्रशस्ति से, और ये राज प्रशस्ति लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ठीक है, राजधानी, उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने। लेकिन पूछा जाए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बप्पा रावल है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? कुछ आक्रमण गुर्जर प्रतिहारों के कारण और जो आसपास में मल्लेच्छों का आक्रमण हो रहा था, इसके कारण जो उस समय के गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम और अपने बप्पा रावल दोनों ने मिलकर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो आक्रमण करने के लिए वो कहां चले गए? यहां से पहले पाकिस्तान चले गए। ठीक है, पाकिस्तान में रावलपिंडी जो वर्तमान में जगह है, उस रावलपिंडी जगह को क्या किया? वहां पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वो चले गए अफगानिस्तान में अधिकार कर लिया। उसके बाद में अफगानिस्तान में अधिकार के वहां का शासक था सलीम को पराजित कर और वहां का जो शासक है वो अपने भांजे को बना दिया। ठीक है, तो अफगानिस्तान में सलीम को हराकर वहां पर अपने भांजे को बिठाकर वापस आते टाइम तो यहां जो रावलपिंडी जो वर्तमान में है, वहां पर किसी ने पूछा कि ये किसका पिंड है? क्योंकि ये उस समय का जो पंजाबी एरिया था, तो वहां पे ऐसे ही पूछा गया कि ये किसका पिंड है। उस समय क्या हुआ कि पूरी सेना ठहरी हुई थी, किसकी? जो अपने बप्पा रावल है उनकी सेना ठहरी हुई थी। तो पंजाबियों ने पूछा कि ये किसका पिंड है?
तो उन्होंने कहा कि ये रावल दा पिंड है। उस समय बप्पा रावल को क्या कहा जाता, रावल दा पिंड है। तो उसी समय से इसका नाम पड़ गया रावलपिंडी। ठीक है, तो पूछा जाए रावलपिंडी शहर किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, बप्पा रावल ने बसाया था। और किस आक्रमण के समय, अफगानिस्तान आक्रमण के समय। और यही से ये चलकर खुरासान चले गए थे। कहां चले गए थे, खुरासान। सर ओ खुरासानू के मतलब हुयो, खुरासानू एक मतलब ओ हुयो के जो आपने कर्नल जेम्स टोड है, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने जो बप्पा रावल की मृत्यु है, बप्पा रावल की मृत्यु, बप्पा रावल की मृत्यु ये कहां बताई है, तो खुरासान के अंदर बताई है। याद रखिएगा, अगर रेफरेंस पूछ लिया जाए किसका, जेम्स टोड का, कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहां हुई थी, तो कहां हुई थी, खुरासान के अंदर हुई थी। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि पूछ लिया जाए रेफरेंस देकर कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहां हुई थी, तो कहां हुई थी, खुरासान के अंदर। तो क्या हुआ, जो अपने बप्पा रावल है उसने सलीम को हराकर अपने भांजे को यहां नियुक्त कर दिया और वापस आ गए यहां पर। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने 8वीं शताब्दी में भगवान एकलिंग नाथ, जो लकुलिश या पशुपात संप्रदाय के जनक कहा जाता है, उनका मंदिर यहां पर स्थापना कर दी और इनको वास्तविक रूप से राजा मान लिया गया। राजा मान लिया गया मतलब कि भगवान जो एकलिंग नाथ जी थे उनको स्वयं को राजा मान लिया और स्वयं को उनका दीवान मानने लगे कि अब यहाँ का जो राजा है वो भगवान एकलिंग नाथ जी है और हम क्या है, हम उनके दीवान हैं। जो ये कहते हैं हम इनके आशीर्वाद से ही सारा कार्य करेंगे। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उससे आपको एक चीज और बताता हूं मैं, जो गुहिल वंश है, जो गुहिल वंश है, अगर आपको पूछा जाए कि गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो किसे माना जाता है, कुल देवी, तो कुल देवी माना जाता है कालिका माता को। किसको माना जाता है, कालिका माता को। लेकिन ऑप्शन में अगर कालिका माता नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर कालिका माता नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाण माता। वैसे बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है, लेकिन अगर ऑप्शन में कुल देवी कालिका माता है ही नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाण माता। तो ये आप दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, कुल देवी कालिका माता और बाण माता। कुल देवता, बात करते हैं कुल देवता की, तो कुल देवता को तो आपको पता चल गया होगा, हमने बात भी कर ली है। कुल देवता कौन हो जाएंगे, एकलिंग नाथ जी। अब थोड़ी सी बात हम एकलिंग नाथ जी के मंदिर पे भी कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में। ठीक है, ले लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम किसके बारे में, एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में। पीछे क्वेश्चन रेट में भी एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो क्वेश्चन डिलीट किया गया क्योंकि वहां पर गलती से 8वीं सदी की जगह उन्होंने 18वीं शताब्दी लिख दिया था, जिसके कारण वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा सरकार को। लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि डिलीट हो या ना हो लेकिन आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो बप्पा रावल ने 8वीं सदी में, याद रखिएगा 8वीं सदी में एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर किससे समर्पित है, पहले तो आप यही रखिएगा याद, तो शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। और राजस्थान में एकमात्र मंदिर है जो किसका मंदिर है, पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का है, पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का है। पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का है। और याद एक चीज ये रखिएगा, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, कहां पर है मंदिर, एक कैलाशपुरी गांव में है। कैलाशपुरी वर्तमान में उदयपुर में पड़ता है, तो कैलाशपुरी गांव, कैलाशपुरी गांव में है जो वर्तमान उदयपुर में स्थित है। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, याद रखिएगा मेला कब लगता है, जो कैलाशपुरी में
भगवान एकलिंग जी का मंदिर है, वहां पर मेला कब लगता है? तो फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, पुटअप हो जाते हैं, तो हमको रिस्क नाम की चीज लेनी नहीं है। जहां से अपने क्वेश्चन पुटअप होंगे वहां पहले हम पुटअप होंगे कि यहाँ ये मुझे आता है, किसी को नहीं आता हो लेकिन ये चीजें मुझे आती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपने 8वीं सदी में बना हुआ है। देखिए, जो RSMSSB द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिर्फ इतनी ही मिस्टेक हो गई, उन्होंने 8 की जगह 18वीं सदी लिख दिया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। दे लिया? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब जो सीवी वैद्य है, सीवी वैद्य ने अपने जो बप्पा रावल है इनकी तुलना किससे की है? जो फ्रांस का कमांडर हुआ करता था, फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मार्टल, उसके साथ इसकी तुलना की है। किसके साथ तुलना की है? याद रखिएगा, सीवी वैद्य, सीवी वैद्य, सीवी वैद्य ने इनकी तुलना किसके साथ की है? बप्पा रावल की तुलना बप्पा रावल की तुलना फ्रांस का कमांडर हुआ करता था, फ्रांस का कमांडर, फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मार्टल, चार्ल्स मार्टल के साथ तुलना की है। की तुलना फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मार्टल के साथ की है। कारण क्या है कि मतलब इसके साथ तुलना कैसे की गई और सीवी वैद्य ने आखिर ऐसे क्या मतलब जो सोर्स जुटाए है जिसके कारण इनकी तुलना की? असल में हुआ ये कि जिस प्रकार से बप्पा रावल ने यहां से अफगानिस्तान जाकर जो सलीम को हराया था, उसी प्रकार फ्रांस से मुस्लिम आक्रांताओं को, फ्रांस से जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको किसने निकाला था? चार्ल्स मार्टल ने। चार्ल्स मार्टल ने फ्रांस से मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ दिया था, जिसके कारण सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किसके साथ की? फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टल ने। उम्मीद आपको यह चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टल के साथ की है। इसके अलावा जो इनकी कुछ उपाधियां हैं, एक तो उपाधि के अंदर सर्वप्रथम यही ध्यान में रख लीजिएगा, जो कालभोज है, कालभोज, वो इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। कालभोज को जो बप्पा का खिताब दिया था, जो बप्पा का खिताब दिया था, ये इनके गुरु हुआ करते हारित ऋषि, जिनकी ये गाय चराया करते थे, हारित ऋषि की गाय चराया करते थे, जिसके कारण हारित ऋषि ने इनका नाम क्या कर दिया था? बप्पा। और इसी से आगे चलकर बप्पा रावल। असल में ये एक छोटी सी कहानी है, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस कहानी से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन छोटी सी कहानी है तो 1 मिनट में कोशिश करते हैं सलटाने की। असल में क्या हुआ, बप्पा रावल जंगल के अंदर गाय चरवाया करते थे। किसकी? हारित ऋषि की वो गाय हुआ करती थी। उस समय ये लगभग 14 से 15 साल के थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी गायों को शाम को लेकर आ गए घर पे, लेकिन एक गाय है वो घर पे नहीं आई। वो एक गुफा के अंदर ठहरी हुई थी, और वो गुफा कौन सी थी? वही गुफा, मलियागिरी की गुफा। ठीक है, मलिया की गुफा। तो उन्होंने पूछा, हारित ऋषि ने पूछा कि बप्पा एक गाय कम क्यों है, क्या बात हुई? तो बप्पा वापस वहां पर गए तो देखा कि वो गाय उस गुफा के अंदर एक जगह पर बैठी हुई है, और अपने आप वहां से क्या है, उनके थन से दूध निकल रहा था गाय से। तो ये मतलब अजीब सा लगा उनको, और वो डर गए। कौन डर गए? बप्पा डर गए। बप्पा वापस भाग के कहाँ गए? हारित ऋषि के पास आए। और हारित ऋषि को वहां पर लेके गए तो यहाँ की जगह थोड़ा सा मतलब जो झाड़ झंखाड़, वैसे पत्थर वत्थर गिरे हुए थे, तो उन्होंने वो चीजें साफ करवाई। तो वहां पर उनको एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो शिवलिंग दिखाई दिया तब उनको पता चला कि यार आखिर कारण क्या है। तब उसको ध्यान से बढ़िया तरीके से सफाई की गई, और वहां पर जो बप्पा रावल है इन्हीं के द्वारा बाद में मंदिर बनवा दिया गया। और वो मंदिर कौन सा था? एकलिंग जी का मंदिर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी,
लेकिन मैं पहले कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन अपने पुटअप होने वाला नहीं है। तो हाँ, इतना जरूर है कि मल्लिया की गुफा में जन्म किसका हुआ था वो आपको याद रखना है। तो गुफा के अंदर जन्म होगा तो आप याद रख लोगे कि गुआदित्य या गुहिलादित्य का जन्म हुआ था। और इसके बाद भी इस अपने जो मल्लिया की गुफा का संबंध है वो महाराणा प्रताप से भी जुड़ा हुआ है, वो आप आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद इनकी एक तो हमने बात कर ली कौन सी उपाधि की, बप्पा की उपाधि। एक इनको राजगुरु भी कहा जाता था। अन्य उपाधियां कौन सी है इनकी, इनको राजगुरु भी कहा जाता था, राजगुरु। इन्हें चकवे भी कहा जाता था, चकवे। चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। चारों दिशाओं को जीतने वाला। इसके अलावा एक था हिंदू सूरज, हिंदू सूरज। ये इनकी तीन प्रमुख उपाधियां हैं। कौन सी, राजगुरु, चकवे और हिंदू सूरज। याद रखिएगा, अगर हिंदुआ सूरज आ जाता है, हिंदुआ सूरज वैसे तो पूरे मेवाड़ वासियों को ही कहा जाता है, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुआ सूरज किस मेवाड़ी शासक को कहा जाता है, हिंदुआ सूरज, ये आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में। क्योंकि हिंदू सूरज किसे कहा जाता है, बप्पा रावल को, लेकिन हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाए तो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को, वरना सारे मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उन सबको हिंदुआ सूरज कहा जाता था। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो इनकी जो एक तो मैं बताता हूं कि आपको काल भोज और बप्पा रावल, उनको ओझा जी ने, जो अपने हीरानंद जी ओझा है, ठीक है, उन्होंने एक ही बताया है कि अपने जो काल भोज और बप्पा रावल है वो एक ही है। लेकिन जो एक तो श्यामलदास जी है और एक रणकपुर प्रशस्ति है, इन दोनों ने बताया है कि जो काल भोज और बप्पा रावल है वो दोनों अलग अलग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बारे में हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनकी जो मान लो टिप्पणी लिखी हुई है उनके बारे में, या यही पर देखिए। एक तो पहले गौरी शंकर हीरानंद ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने बप्पा रावल और काल भोज, इनको क्या हुआ, एक ही माना, एक ही माना। ठीक है, ये तो हो गया किसका रेफरेंस, ओझा जी का रेफरेंस हो गया। ओझा जी ने बप्पा रावल और काल भोज को एक ही माना है। लेकिन याद रखिएगा, श्यामलदास के द्वारा कौन सी प्रशस्ति या कौन सी बुक लिखी गई है, श्यामलदास के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सी हो गई, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। याद रखिएगा, ये दोनों आप साथ में ही लिख लीजिएगा कि श्यामलदास की गीत गोविंद और रणकपुर प्रशस्ति किसने लिखी है, देपाक ने। ठीक है, तो श्यामलदास की गीत गोविंद और रणकपुर प्रशस्ति देपाक की जो लिखी गई है, इनके अंदर जो बप्पा रावल और काल भोज है इनको अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बप्पा रावल और काल भोज, बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग बताया गया है, अलग अलग बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो श्यामलदास द्वारा लिखित जो पुस्तक है गीत गोविंद और रणकपुर प्रशस्ति लिखी गई है देपाक के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या बताया, बप्पा रावल और काल भोज दोनों को एक ही बताया। ठीक है, और एक और बताता हूं मैं आपको, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर 1460 में लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। आप जो ये प्रशस्तियां लिखी गई है उनकी डेट भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है उसके अंदर अपने बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। आपको पहले आठपुर प्रशस्ति भी बताया जाता, तो 977 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसके अंदर ब्राह्मण वंशीय बताया गया था। ठीक है, और जिसका रेफरेंस किसने दिया था, गोपीनाथ शर्मा और श्यामलदास ने उनका रेफरेंस दिया था। उसी प्रकार जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है 1460 में लिखी गई थी कुंभा के समय। ठीक है, उसके अंदर याद रखिएगा,
कुंभा के समय, ध्यान रखिएगा 1460 में कुंभा के समय कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी, जिसके अंदर क्या बताया गया है, बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण का बताया गया है। ठीक है, आप उसका भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लियो, उम्मीद है ले लियो होगो। ठीक है, ले लियो तो आगे की बात करा आप झट देनी। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कद लिखी जी, 1460 के अंदर लिखी गई थी, जिसके अंदर बप्पा रावल को क्या बताया गया है, विप्रवंशीय ब्राह्मण, विप्रवंशीय ब्राह्मण। एक इसके अलावा एकलिंग प्रशस्ति लिखी गई है आम्र कवि के द्वारा। क्या लिखी गई है, एकलिंग प्रशस्ति किसके द्वारा, आम्र कवि के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो बप्पा रावल है, इन्होंने अपने अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया था। तो आप उसका भी थोड़ा सा रेफरेंस याद रख लेंगे, इससे क्या है आपको प्रशस्तियां भी याद हो जाती है साथ साथ में। तो एकलिंग प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, आम्र कवि के द्वारा, आम्र कवि के द्वारा एकलिंग प्रशस्ति लिखी गई है, जिसमें क्या बताया गया है कि बप्पा रावल है, उन्होंने अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, तो एकलिंग प्रशस्ति में बताया गया है कि बप्पा रावल ने अंतिम समय में क्या धारण कर लिया था, संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, यहां तक की बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। उम्मीद है आपको बप्पा रावल शुरू से लेकर और अंत तक आपको हर चीजें बढ़िया और कंठस्थ हो गई होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वास्तविक संस्थापक बता दिया मैंने। गुहिल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, गुहादित्य, जो कब की थी, 566 ईस्वी के। लेकिन वास्तविक संस्थापक, गुहिलों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बप्पा रावल था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि गुहिल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो बप्पा रावल, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने चलाए थे। और खास बात याद ये रखना, 115 ग्रेन के सिक्के थे। तो गुरुजी अब वो ग्रेन और क्या हुए, ग्रेन हुए गेहूं का दाना, ग्रेन को कहते हैं गेहूं का दाना, गेहूं का दाना। उस समय 115 गेहूं दाने के वजन के समान किसका वजन हुआ करता था, एक सोने के सिक्के का। ठीक है, तो ग्रेन क्या होता था, गेहूं का दाना। तो 115 गेहूं के दानों के, गेहूं के दाने के वजन के समान, वजन के समान सोने का सिक्का हुआ करता था, सिक्का। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना लिखना है। सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के किसने चालू किए थे, तो बप्पा रावल ने किए थे, जिसमें 115 ग्रेन सोने का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है आपको जितनी भी बातें बताई गई है वो सारी की सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में बाद में एक दो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद में जो आगे के शासक आते हैं, जैसे मान लो नर भट्ट है, भृत भट्ट है, मतलब बहुत से भट्ट है, तो आपको उनसे किसी प्रकार का काम नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। हम उनकी बात करके ना तो मैं आपका टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, ना अपना टाइम बर्बाद करूँ, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करने से सिर्फ आप ये सोचो कि सर आप व्याख्या करने जा रहे हो, तो कोई चीज़ की व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जहाँ से चीज़ें बताई जा रही है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इतना सा ही मतलब है। तो
इसके बाद में जो आगे का शासक आएगा वो है भृतृबट। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कभी पुटअप हुए तो नहीं है, लेकिन एक दो उनकी उपाधियाँ हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद में जो अपने बड़े राजा के रूप में आएंगे वो आएंगे अल्लट, या जिनकी उपाधि मिली हुई थी आलू रावल की उपाधि, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आयो था ना बढ़िया तरीका हूँ तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करोगा, क्योंकि एक बार चैनल वो बंद हो गयो, और बहुत चैनल बंद होने के कारण जो नयो चैनल आप शुरू करियो इके अंदर ज़्यादा सब्सक्राइबर को नहीं है। तो उम्मीद है थारा उम्मीद कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाओगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।